हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, पीआईबी एनालिसिस। इसे हर रात 9 बजे मैं दिया करूंगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर। फर्स्ट दिस वीडियो विल बी इन हिंदी एंड देन राइट आफ्टर दिस आई विल प्रेजेंट दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। हिंदी का वीडियो कंटिन्यू रहेगा और इंग्लिश का वीडियो मैं रेस्पॉन्स देखूंगा, अगर अच्छा आया तो ही कंटिन्यू करूंगा। पीआईबी की न्यूज़ की एक विशेषता यह है कि ये हमारी सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा पब्लिश की जाती है, इसलिए ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में डायरेक्टली जो पीआईबी की लाइन है उनमें से उठकर आते हैं। तो पीआईबी का जो एनालिसिस है हम करेंगे, इसमें मेनली मैं एनालिटिक्स पे ध्यान दूंगा, यानी किसी एनालिसिस पे ध्यान दूंगा। कोई अगर विशेष न्यूज़ हुई तो उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा चर्चा करूंगा, और अगर कोई उतनी विशेष नहीं हुई तो मैं उसको जस्ट आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 1 जुलाई का एनालिसिस। अब मैं अगर 1 जुलाई 2017 आपको बता रहा हूं, यानी कि 30 जून की जो सारी न्यूज़ है वो इसमें कवर करूंगा। जिस तरह न्यूज़पेपर आता है एक दिन लेट, उसी तरह से ये भी एक दिन पीछे चला करेगी। तो अगर आप सुबह हमारे जो मिस्टर वीर हैं उनका हिंदू एनालिसिस देखते हैं तो ये आपकी एक तरह से रिवीजन भी होगी, और इसमें बहुत सारी न्यूज़ एक्स्ट्रा भी होती हैं। और यूपीएससी के लिए आप हमारे साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट studiiq.com पर जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो कल 30 जून का जो पीआईबी की न्यूज़ आई उसके अंदर रूरल स्कीम्स के काफ़ी इलेबोरेशन उसमें किया गया था, काफ़ी इलेबोरेट किया गया था। और रूरल स्कीम्स के बारे में मैं थोड़ा सा इस पर डिटेल में बताऊंगा। खासकर जो अंत्योदय योजना है, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना कहते हैं, उसको हम विस्तार से देखेंगे। तो हमारा जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट पीपल हैं जो याद रखने हैं। जो मिनिस्टर हैं इसके कैबिनेट मिनिस्टर, वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रामकृपाल यादव। अब क्योंकि इसमें एक मिनिस्टर ये कैबिनेट रैंक के हैं और मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट हैं ये इनको रिपोर्ट करेंगे, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं इनके ऊपर जिनको ये रिपोर्ट करेंगे। तो मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रामकृपाल यादव। बहुत सारी स्कीम है जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चला रही है। इनमें से कुछ स्कीम नई हैं और कुछ काफ़ी समय से चल रही हैं। तो जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। कौशल मतलब यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए है ये। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीक्षा चल रहा है, ये एक बेसिकली ट्रेनिंग पोर्टल है, और इसमें जो भारत निर्माण के जो वॉलंटियर्स वगैरह हैं उनकी भी सारी डिटेल रहती है। मनरेगा तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। एनएसएपी है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हाउसिंग फॉर ऑल जो है उसके अंदर 2 हैं, एक रूरल और एक अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी 2 कैटेगरी में होती है, एक ग्रामीण और एक अर्बन यानी शहरी। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, फिर SAGY यानी संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें एक गांव सांसद को गोद लेना होता है और उसे आदर्श ग्राम बनाना होता है। और फिर रर्बन, जिसे हम कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। तो ये सारी स्कीम चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो इस बार मैंने ये क्यों लिया है, ये जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इसकी स्कीम्स क्यों ली हैं, वो इसलिए कि पीआईबी में दीनदयाल अंत्योदय योजना के ऊपर बहुत ही डिटेल में एक सरकार की तरफ से जर्नल आया है। तो पहले दीनदयाल अंत्योदय योजना देख लेते हैं। इससे पहले हम उसका असेसमेंट करें, क्योंकि सरकार ने एक तरह की कमेटी थी जो बिठाई थी। एग्जैक्टली कमेटी नहीं थी, जो रूरल डेवलपमेंट जो रूरल इंस्टीट्यूट है आनंद में, उनको ये कार्य सौंपा गया था कि वो चेक करें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना कितनी सफल हुई है। तो इस योजना के बारे में मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जरूरत इस बात की महसूस हुई कि जो गाँव में लोग रहते हैं उनकी गरीबी कम कैसे की जाए। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका यह था कि गांव के लोगों को कुछ काम सिखाया जाए, यानी उनमें स्किल दी जाए उनको कुछ ना कुछ, या फिर कुछ माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी बहुत ही छोटे लेवल के उद्योग, लघु उद्योग शुरू किए जाएं, जिससे गांव के लोग उसमें काम कर सकें और थोड़ी सी अपनी इनकम को बढ़ा सकें। यह एक सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को भी गरीबी से बाहर लाने का, कि आप उसे जॉब दे दो, कोई काम दे दो। तो इसके लिए स्टार्ट की गई सबसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये नाम में ही सब कुछ है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब खुद, जब आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उसको बोलते हैं स्वरोजगार, जब आप अपना भरण पोषण करने में खुद सक्षम होते हैं, योजना। और ये 1999 में स्टार्ट की गई थी। इसका एक ही पर्पज़ ये था कि गरीबी रेखा के नीचे जो गांव के लोग हैं, हाउस होल्ड मतलब परिवार, तो गांव के वो गरीबी रेखा के नीचे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको उससे बाहर निकाला जाए। और इसके लिए एसेट्स क्रिएट करने होंगे आपको, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की क्रिएट करनी होंगी जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें। तो इसके लिए स्टार्ट की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और बाद में 2011 में इसका नाम पलट के रख दिया गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका।
अगर मैं आपको बोलूं आजीविका NRLM, यानी ये स्कीम है 2011 वाली, जो 2011 में स्टार्ट हुई थी, इसका नाम था आजीविका, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जून 2011 के अंदर। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2, और इसको वर्ल्ड बैंक का पार्शियल सपोर्ट है। पूरा पैसा ऐसा नहीं है वर्ल्ड बैंक देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक इसको पार्शियली सपोर्ट करता है। और इसका सिर्फ एक पर्पज ये है कि हाउस होल्ड इनकम कैसे बढ़ाई जाए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एनहांसमेंट कैसे किया जाए। सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब ये होता है टिकाऊ रोजगार। टिकाऊ रोजगार मतलब जिससे आप रोज आपको इस बात की चिंता ना हो कि आपको एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं उनको उनके लिए आपको चिंता करने की जरूरत ना हो। दूसरी बात, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको उनके प्रति आपको एक्सेस मिलनी चाहिए, क्योंकि जब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट हुई थी तो इससे पहले देखा गया था सिर्फ 22% गांव के लोग हैं जिन्हें इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो पुअर पीपल हैं उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, उनका सशक्तिकरण करना, उनकी रिस्क लाइफ में कम करना, सोशल इंडिकेटर जो भी होते हैं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, उसमें इंप्रूव करना, इन सब पे भी ध्यान दिया गया है। नवंबर 2015 के अंदर इसका नाम पलट के दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। अब इसमें दो चीजें समझने वाली ये हैं, देखिए दो मिशन है, एक तो है गांव के लिए यानी जो रूरल एरिया है उनके लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और एक है शहरों के लिए, क्योंकि शहरों में भी गरीब होते हैं जिन्हें हम अर्बन पुअर बोलते हैं, उनके लिए है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो दो मिशन है, बस फर्क सिर्फ आर और यू का है, आर मतलब रूरल और यू मतलब अर्बन। अब इन दोनों को मिला दें तो बन गई डे, यानी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। क्लियर? और अगर मैं बोलूं डे NRLM, यानी इसका मतलब सिर्फ जो रूरल वाली है वो। तो और अगर मैं बोलता हूं सिर्फ दीनदयाल अंत्योदय योजना, कहने का मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना में दोनों को मिला दिया गया, रूरल लाइवलीहुड मिशन को भी और अर्बन लाइवलीहुड मिशन को भी। तो ये याद रखना है आपको। और इससे पहले जो सिर्फ रूरल वाली थी उसका नाम था आजीविका, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम था आजीविका, और अब ये कर दिया गया डे NRLM। और अगर मैं NRLM हटा दूं तो सिर्फ बच गया डे, और डे के अंदर फिर दोनों आ जाती हैं, रूरल और अर्बन। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा। और जैसा मैंने बताया, गरीबी कम करना और जो पुअर पीपल हैं उनकी वल्नरेबिलिटी को कम करना, ये इसका पहला मिशन था। टिकाऊ रोजगार देना, ये इसका मिशन था। अब ये जो वर्ड है अंत्योदय, ये कहां से आया? ये शब्द दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ये उस वक्त जनसंघ के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। जनसंघ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ थी, तो उसके बहुत बड़े, ये बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो इन्होंने ये शब्द दिया था अंत्योदय। अंत मतलब होता है लास्ट, आखिर में, और उदय मतलब एक तरह से विकास, यानी कि जो आखिरी व्यक्ति है, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, बिल्कुल गरीब, उसका भी विकास होना चाहिए, यानी जो समाज के सबसे ज्यादा नीचे वर्ग के सेक्शन है उनका विकास होना चाहिए। इसका नाम इन्होंने दिया अंत्योदय। तो इस स्कीम की जो मेन जो हाईलाइट है वो क्या है, मतलब किस तरह से ये अचीव किया जाएगा? जैसे इसमें स्किल ट्रेनिंग होगी, इसमें प्लेसमेंट भी होगी, उसके बाद अगर संभव हो तो प्लेसमेंट भी होगी, और आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कितनी प्लेसमेंट हुई है, हालांकि वो फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए जाएंगे। तो ये नाम से पता चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो खुद को रोजगार देंगे, स्वरोजगार, और जो मेंबर्स को ट्रेन करेंगे। इसके अलावा इन्हें हर तरह की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। कई तरह की इसमें सब्सिडी है, कई तरह के इसमें लोन है, वेवर्स हैं, तो ये सारे आप देख सकते हैं। और अर्बन पुअर जो हैं उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि अर्बन पुअर वाला जो स्कीम है वो है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो एंटरप्राइज, अगर आप कोई स्टार्ट करना चाहते हैं लघु उद्योग, तो उसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी, 5 से 7% इंटरेस्ट सब्सिडी होगी, फिर उसमें लोन दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक का। तो इस तरह से इसमें ये लोन की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है, और ग्रुप एंटरप्राइजेस के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा जो वो लोग जो शहरों में जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इसके विकास के तरीके थे। अब हमें ये स्किल डेवलपमेंट क्यों चाहिए, इतने वर्कर क्यों चाहिए? अब हमारे जो रूरल और अर्बन जो पुअर हैं लोग, उन्हें अगर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। जब बाहर की कंपनीज आके इंडिया में कुछ बनाएंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, तो उन्हें स्किल्ड लेबर चाहिएगा, और हमारे पास जो स्किल लेबर है वो बहुत कम है। हर साल हमारे जितने भी लोग रोजगार के योग्य होते हैं उसमें से सिर्फ 10% एक्चुअली स्किल्ड होते हैं।
तो ये आपको याद रखना है। हालांकि जो दूसरे देश हैं उसमें ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसमें परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यूरोप के कुछ देश हैं, वहाँ पे 50 से 70% लोग वो एम्प्लॉयबल होते हैं, यानी उनमें स्किल होती है। लेकिन इंडिया में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो कमाने की एज तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनमें स्किल नहीं होती। तो इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है अगर हमें मेक इन इंडिया को पूरा करना है, क्योंकि बाहर की अगर कोई कंपनी इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है और अगर उसे लेबर ना मिले तो फिर वो काफ़ी कॉस्टली उसके लिए प्रपोजिशन हो जाता है, यानी वो फिर उसको स्किल लेबर नहीं मिलता है। तो अब शुरू करते हैं हमारा जो पीआईबी का जो पब्लिकेशन था उसमें क्या लिखा था। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, क्योंकि मैं यहाँ रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना का रूरल वाला पार्ट। तो NRLM का जो एजेंडा था वो ये था, 7 करोड़ घर, हाउस होल्ड मतलब घर, तो 7 करोड़ जो रूरल गरीब घर हैं उनमें हमें डिफरेंस मेक करना है। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में, 6000 ब्लॉक्स में, 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6 लाख गांव, इनमें हमें सेल्फ मैनेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप रोजगार भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और इनको जो भी सपोर्ट मिल सके वो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमें 8 से 10 साल के अंदर करना है। और इसी तरह से अब ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल हुई, क्योंकि 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया था स्टार्ट, तो अब इसके हो गए 5 साल से ज़्यादा। तो इसीलिए ये जिम्मा दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जो है आनंद गुजरात के अंदर, इनको ये कहा गया कि आप चेक करिए कि कितनी ये सक्सेसफुल हुई स्कीम, और इनको ये सारी चीज़ें करने को कहा गया इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को कि आप ये देखिए कि इवेलुएट करिए इस स्कीम का डिज़ाइन कैसा है, कंपोनेंट, इंप्लीमेंटेशन, आर्किटेक्चर, यानी कि इस स्कीम को लागू करने की जो जिस धरातल पर हम इसे कर रहे हैं, जिस तरह का इसमें भूमि का रूप व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है, क्या इसमें बदलाव लाने चाहिए, कितनी ये सक्सेसफुल हुई है, क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है। तो एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करिए और इसके अलावा एक असेसमेंट भी करिए। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर बताए गए जैसे सोशल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश, सामाजिक समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश, लाइवलीहुड प्रमोशन, इन सब के तहत ये स्कीम ने कितना काम किया है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, यानी ये फाइनल है जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इन्होंने ये कहा है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो गांव कवर किए गए थे उनमें जो घर हैं वहां पे जंतु ज्यादा हैं, यानी लाइव स्टॉक जो है, जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कैटल वगैरह, मवेशी जिन्हें कहते हैं मवेशी, वो उन घरों के पास ज्यादा हैं जो NRLM में कवर्ड थे बजाय उनके जो अनकवर्ड एरियाज थे। तो इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली लाइव स्टॉक नंबर ज्यादा है NRLM वाले घरों के अंदर, हाउस होल्ड्स के अंदर। दूसरी बात, वो घर जो NRLM में कवर्ड हैं वो खाने पर कम खर्च करते हैं और एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं। हालांकि जो टोटल खर्चा है घरों का वो लगभग सेम है, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है NRLM में जो कवर्ड है वो और जो नहीं है वो, उन घरों में एक्सपेंडिचर टोटल सेम है, लेकिन एक्सपेंडिचर के तरीके में, जो व्यय है, जो खर्च है, उसके तरीके में फर्क है। जैसे फूड कंजम्पशन पे घर कम खर्च करते हैं और एजुकेशन पे ज्यादा जो NRLM में कवर्ड है। इसके अलावा ज्यादा लोन वो घर लेते हैं, उनका लोन साइज ज्यादा है जो NRLM में कवर्ड है। इसका एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है NRLM वालों के पास, क्योंकि उनके पास रोजगार है, तो हो सकता है वो ज्यादा कुछ बनाना चाहते हो, इसकी वजह से हायर लोन साइज हो। दूसरी बात, इट शो अ हायर प्रोक्लिविटी टू सेव इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थ्रू दो द डिफरेंस इन क्वांटम ऑफ सेविंग इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब यह है NRLM और में जो कवर्ड है घर और जो कवर्ड नहीं है, दोनों की सेविंग्स लगभग सेम है। हालांकि जो घर NRLM में कवर्ड है वो बैंक वगैरह में सेव करना ज्यादा, उसकी तरफ झुकाव है उनका, यानी बैंक वगैरह में सेव करना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू जो NRLM में कवर्ड नहीं है। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो NRLM में कवर्ड हैं उनकी जो नेट इनकम है वो 22% ज्यादा है, 22% हायर नेट इनकम उनकी ज्यादा है बजाय उनके जो अनकवर्ड है NRLM में। तो इन सब से ये पता चलता है कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, कभी भी अगर हमें ये क्वेश्चन आए कि इस स्कीम के बारे में असेसमेंट करिए कि क्या ये सरकार की स्कीम सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, तो ये इस तरह के असेसमेंट हमें देने होते हैं क्योंकि ये खुद PIB ने पब्लिश किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली, हम ये तो नहीं कह सकते कि NRLM एक गेम चेंजर है, लेकिन हाँ NRLM से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव निकल के आई। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मैंने जैसा बताया, और बहुत सारी स्कीम चला रहा है। दीक्षा चला रहा है, दीक्षा तो इनका ट्रेनिंग पोर्टल है,
ग्राम कौशल योजना है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे इसका नाम रखा है। तो इस तरह की कई सारी स्कीम ये चला रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनरेगा। मनरेगा के बारे में दो तीन चीज बता देता हूं। मनरेगा स्कीम ये है महात्मा गांधी, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट। कहने का मतलब गांव के जो वो लोग जो अनस्किल्ड हैं उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये 100 दिन कम से कम जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है वो प्रॉमिस करती है जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको। यानी 100 दिन आपको अनस्किल्ड काम जरूर मिलेगा जिससे आप अपना इनकम को बढ़ा सकते हो। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जिनका इनकम का सोर्स है लेकिन वो अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। इस बार जब अरुण जेटली जी ने बजट दिया था तो उसमें 48,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखा था, इस स्कीम के लिए। यह भी याद रखिए, 48,000 करोड़ वॉज द आउटले फॉर द मनरेगा स्कीम। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यह याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की 2000 के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में 191 कंट्रीज ने अडॉप्ट किए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे 8। ध्यान से सुनिए अब जो बता रहा हूं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की 2000 में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग का नाम था मिलेनियम समिट। मिलेनियम समिट। और इसमें डिसाइड किया कंट्रीज ने मिलकर कि हम 8 चीजों पे काम करेंगे अगले 15 साल तक। तो टारगेट ये था कि अगले 15 साल यानी 2015 के एंड तक हम ये 8 चीजों पे काम करेंगे। और वो 8 चीजें क्या थी? इनको नाम दिया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और ये थे कि आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी कम करनी है, यानी कि जो अत्यधिक गरीबी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसे कम करनी है। हंगर, एक्सट्रीम हंगर को कम करना है। इनफैक्ट जो पिछले से पिछले साल नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स में, एंगस डीटन, उन्होंने भी कहा कि दुनिया से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो कम हुई है। तो शायद हो सकता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की वजह से ऐसा हुआ हो। इसके अलावा हमें जो प्राथमिक शिक्षा है वो अचीव करनी है। हमें मैन वुमेन के बीच में गैप नहीं रखना है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, नारी सशक्तिकरण करना है। हमें बच्चे जो मर जाते हैं पैदा होते ही, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है, मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना है, HIV, एड, मलेरिया जैसे भयंकर रोगों से हमें निपटना है। हमारे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब टिकाऊ विकास, यानी वो विकास जो हमारी अभी की जरूरतों को पूरा करे और आने वाली जनरेशन के इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा हमें कोशिश ये करनी है कि सारे देश मिलकर काम करें, यानी आपस में सहयोग करें, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए डेवलपमेंट को लेकर। इन्हें नाम दिया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और जब 2015 खत्म हुआ तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जो टेन्योर थी, अवधि थी, वो भी खत्म हो गई। उसके बाद असेसमेंट किया गया क्या हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूरे किए। तो ऐसा नहीं है सारे पूरे किए, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट था इन सारे पैरामीटर्स के अंदर। जैसे मलेरिया वगैरह में तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था, प्राथमिक शिक्षा में इंप्रूवमेंट था, वुमेन एजुकेशन में काफी इंप्रूवमेंट था। तो ऐसा नहीं कह सकते मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सक्सेसफुल नहीं हुए, और ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अचीव कर लिए। लेकिन उसके बाद जरूरत थी कि अब हम अपने गोल्स को और ज्यादा पुख्ता बनाएं। तो हमने फिर 2016 1 जनवरी 2016 से अडॉप्ट कर लिए, जिनको नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को छोड़कर फिर पकड़ लिया SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आजकल अगर पूछें क्या चल रहा है अगले 15 सालों के लिए, यानी कि इसको बोलते हैं 2030 एजेंडा। 2016 1 जनवरी 2016 यानी 2015 के एंड से लेकर अगले 15 साल 2030, इसको नाम दिया गया है 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसे 193 देशों ने अडॉप्ट किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो उस वक्त मीटिंग हुई थी, उसमें 193 देशों ने साइन किया इसे। और उस वक्त बन की मून जो UN के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने काफी उम्मीद जताई कि 2030 तक कंट्रीज इसे अचीव कर लेंगे। फर्क इतना है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो थे 8, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हैं 17। अब जो मनरेगा है, इस पे एक और PIB में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पब्लिश हुई है। इसमें यह कहा गया है कि मनरेगा में बहुत तरह से सुधार आ रहा है। किस चीज में सुधार आ रहा है? सुधार इस चीज में आ रहा है कि मनरेगा के तहत जो वर्कर्स की पेमेंट वगैरह अब कर रहे हैं हम, जो 100 डेज का उन्हें लेबर मिल रहा है उसकी पेमेंट वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। जैसे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से हो रही है। तो फॉर एग्जांपल 99% जो पेमेंट है वो EFMS पे हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये काफी इंप्रूवमेंट है, इससे पारदर्शिता आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया था मनरेगा में कि जो लोग डिजर्व नहीं करते, जो अनस्किल्ड लेबर, वो उनको भी ये मिल रहा है। काफी लूप होल्स हैं इसमें, लेकिन ओवरऑल मनरेगा हैज बीन अ गेम चेंजर। तो इस स्कीम को आप गेम चेंजर बोल सकते हैं। इसके अलावा जो जल संसाधनों को कंजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, जो जिन्हें कहते हैं वाटर कंजर्वेशन वर्क्स, उसमें काफी डिमांड बढ़ी है वेज लेबर की। इसके अलावा टोटल अगर देखें तो 75 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क ये मनरेगा क्रिएट कर चुका है।
और ये अप्रैल टू जून, इसमें देखा गया कि सिग्निफिकेंट डिमांड बढ़ी वाटर कंजर्वेशन वर्क्स की, और 80 लाख से 1 करोड़ वर्कर हैं जो हर रोज काम पे आ रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के मनरेगा के तहत। 86% जो हैं उनमें से 15 दिन के अंदर उनकी पेमेंट हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपको याद रखना है। 86% पेमेंट सिर्फ 15 दिन के अंदर हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली होती है, इसलिए संभव हो पाता है। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर संबंधी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें 74% एक्सपेंडिचर मनरेगा का हुआ है। और ये कुछ इस तरह के फैक्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको याद रखने ज़रूरी नहीं है। जैसे मनरेगा ने 91 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट की है पिछले 2 सालों में। तो ये एक तरह से मनरेगा को एक पार्टली असेस किया गया था कि मनरेगा का क्या इंपैक्ट हो रहा है और मनरेगा में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो मोटी बात आप याद रख सकते हैं कि मनरेगा के अंदर जो पेमेंट वगैरह हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, और 99% जो पेमेंट हैं वो EFMS पे हो रही हैं, और 86% जो वर्कर हैं उन्हें 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाती है। इसके अलावा 1.45 करोड़ एसेट्स जो मनरेगा के हैं वो जियो टैग कर दिए गए हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा वर्कर हैं जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ABPS। इसके अलावा बाकियों ने अप्लाई कर रखा है, तो 9 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और अभी उनका प्रोसेसिंग चल रही है। 87% जॉब कार्ड जो हैं वो वेरीफाई कर लिए गए हैं, और 1.1 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं आफ्टर ये देखा गया कि वो ठीक नहीं थे या उनमें कोई प्रॉपर लोग डिजर्व नहीं करते थे इत्यादि। तो कई कारणों की वजह से 1.1 करोड़ डिलीट कर दिए गए हैं, और 89 लाख नए जॉब कार्ड क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा 24 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने सोशल ऑडिट यूनिट सेटअप किए हैं मनरेगा के लिए। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप अपने आंसर्स के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मनरेगा के वर्कर हैं वो तो अनस्किल्ड हैं, तो उन्हें स्किल्ड बनाया जाए, और स्किल्ड बनाने के लिए क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना। तो मनरेगा का नेक्स्ट स्टेप है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, क्योंकि उसमें उनको वास्तव में किसी कार्य में कुशल या निपुण बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं NSAP की। तो NSAP काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये 1995 से इफेक्ट में आया था। इसको बोलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP। और ये भी एक काफ़ी बड़ा स्टेप है हमारा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उनको फुलफिल करने का, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको पूरा करने के लिए। और इसमें भी बातें वही सब लिखी हैं कि हमें जो पुअर हैं उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा करना है हमें, तो उनका एक मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए फॉर सोशल असिस्टेंस इन एडिशन टू द बेनिफिट जो उन्हें ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो NSAP में कई सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, जो विधवाएं हैं उनको पेंशन मिलती है, जो बूढ़े लोग हैं उन्हें, सीनियर सिटीजन उनको पेंशन मिलती है। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, उन्हें पेंशन मिलती है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, और अन्नपूर्णा। इन सबको मिला ये सारे आते हैं NSAP के अंदर। और बजट के अंदर इस बार क्या डिसीजन लिया गया, एक और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम चला रही है जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए, एक ओवरऑल स्कीम थी पहले हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक हमें 5 करोड़ घर बनाने हैं, 3 करोड़ घर रूरल एरिया में और 2 करोड़ अर्बन एरिया में। लेकिन अब इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब जो टोटल घर रूरल एरिया में 3 करोड़ थे उनको बढ़ा के अब 4 करोड़ कर दिया गया है, और बजट वगैरह में भी एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। और यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है उसके 2 पार्ट हैं। अगेन, जैसे अंत्योदय योजना में हमने देखा था एक रूरल है एक अर्बन है, उसी तरह हाउसिंग फॉर ऑल में भी 2 पार्ट हैं, एक है रूरल और एक है अर्बन। रूरल में अब 3 करोड़ की बजाय 4 करोड़ घर बनेंगे, और अर्बन में 2 करोड़। तो टोटल इसमें 6 करोड़ घर बनेंगे, और टारगेट है 2022 तक। तो ये अभी इसमें वैसे काफी पीछे चल रहे हैं टारगेट्स अचीव करने में, लेकिन उन्होंने बजट में जो धन है वो बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल, जो रूरल वाली थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसमें 15,000 करोड़ रुपए पिछले बजट में एलोकेट किए गए थे। इस बार बजट में अरुण जेटली ने उसको बढ़ा के 8,000 करोड़ बढ़ा दिया, तो टोटल 23,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 2019 तक 1 करोड़ घर उनके लिए बनेंगे जो या तो बेरोजगार हैं या जिनके पास कच्चा घर है, जो बेघर है, जिनके पास घर नहीं है, उनको 1 करोड़ घर मिनिमम 2019 तक दिए जाएंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको भी अट्रैक्ट किया जा रहा है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हो जाएं, उनको सब्सिडी दी जा रही है घर बनाने के लिए, और कई तरह के टैक्स बेनिफिट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम वगैरह। तो कई तरह के प्रोविजन दिए जा रहे हैं जिससे जो गरीब लोग हैं वो घर बना सके। इसके अलावा जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो लोन दे रहा है 20,000 करोड़ रुपए के इस फिस्कल के अंदर, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। और जैसा मैंने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बनेंगे टोटल 4 करोड़ घर 2022 तक, और अर्बन में बनेंगे 2 करोड़।
और जो अर्बन वाला है जिसमें 2 करोड़ घर बनेंगे 2022 तक, इसमें भी कई तरह की चीजें की जा रही हैं। जैसे जो शहरों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें स्लम्स बोलते हैं, उनको रिहेबिलिट किया जाए, स्लम रिहेबिलिटेशन फॉर स्लम ड्वेलर। इसके अलावा क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, इसमें 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में किया जाए। जो प्राइवेट प्लेयर हैं उन्हें इनवाइट किया जाए कि वो इन्वेस्ट करें इसके अंदर। तो कई तरह की स्कीम इसमें चलाई जा रही है जिससे अर्बन वाले टारगेट भी हम अचीव कर सकें। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ मैंने देखी जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल इंडिया, ये भारत का सबसे पहला, आज तक का सबसे पहला बहुत बड़े लेवल का मेगा टेक्सटाइल ट्रेड फेयर है, यानी ये एक कपड़ा संबंधी व्यापार मेला है। गांधीनगर गुजरात में ये इनॉग्रेट हुआ है और विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री भी यहाँ थे और हमारी टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी भी यहाँ पे थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो टेक्सटाइल है उसके अंदर हमें यह करना है, स्किल, स्केल, स्पीड एंड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी अप्लीकेबल होते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत में सबसे ज्यादा जो लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है वो मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरा है टेक्सटाइल सेक्टर। तो भारत में दूसरा सबसे ज्यादा जो जॉब देता है वो देता है टेक्सटाइल सेक्टर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी जो अनुसूचित जातियां होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। पहले याद रखिए, पहले सिर्फ एक ही कमीशन होता था जिसको हम बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, दोनों के लिए एक ही होता था, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी। फिर ये अलग अलग कर दिए गए थे। तो अलग अलग कब किए गए थे? ये हमने किए थे 2003 में, हमने एनसीएसटी बनाया था और हमने इसके लिए जो आर्टिकल 338 है इसे अमेंड किया था, इसके अंदर नया आर्टिकल डाला 338A, इसे हमने बना दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत किया गया था। इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था कि जो नेशनल कमीशन पहले एक ही होता था एससी और एसटी के लिए, उसको 2 बना दिए गए, एक एससी का अलग और एक एसटी का अलग। तो एनसीएसटी का जो चेयरमैन है इस वक्त वो हैं छत्तीसगढ़ के मशहूर पॉलिटिशियन और ट्राइबल लीडर श्री नंद कुमार साई। और याद रखिए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भी लोग हैं एनसीएसटी में जो होते हैं वो सब 3 साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए नहीं होते हैं। तो नेशनल कमीशन ने यह कहा है कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोगों के खिलाफ कोई अत्याचार होते हैं और उसमें अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ होता है, कोई अत्याचार होता है, किसी तरह का उत्पीड़न होता है, उसका अगर कोई केस होता है, उसके लिए जो भी कम्युनिटी होती है उससे 2 लोग होने चाहिए उसके अंदर, यानी जो भी इंक्वायरी करता है उस केस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसके अंदर 2 मेंबर एसटी कम्युनिटी से भी होने चाहिए, क्योंकि अगर एसटी कम्युनिटी से मेंबर होंगे तो उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फिर नहीं होगा। ये नेचुरल जस्टिस है एक तरह का। ये कहा है रिटन एनसीएसटी ने अपनी रिपोर्ट में, और इन्होंने ये रिपोर्ट दी है डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग को, और फिर ये प्रेसिडेंट तक जाएगी। और एनसीएसटी क्या करता है कि जो भी इनके साल के जो भी ये ऑब्जर्व करता है, जो भी लिखता है, वो प्रेसिडेंट को ये सबमिट करते हैं। तो ये याद रखिए। और जो एनसीएसटी है इनका बस एक ही दायित्व है कि इन्हें जो एसटी कम्युनिटी है उनके विकास के लिए कार्य करना है। तो आर्टिकल 338 इन्हें एम्पावर करता है, ऑथोराइज करता है कि ये एसटी एम्प्लॉयज हैं जो गवर्नमेंट के, उनके हित में ये काम करेंगे। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स से न्यूज़ थी कि जो विजय गोयल है, मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, खेल मंत्री हैं विजय गोयल, इन्होंने श्रीकांत किदम्बी को सम्मानित किया है, क्योंकि श्रीकांत किदम्बी ने 2 बहुत बड़े बड़े सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीत लिए हैं। एक इन्होंने इंडोनेशियन ओपन जीता अभी, और इन्होंने जापान के कुजुमासा सकाई को हराया, और फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया जिनका नाम है चेन लॉन्ग। और एक और बात, ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया है। 2014 में इन्होंने पिछले ओलंपिक खेलों के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे लिन डैन, उन्हें हराया था। तो ये काफ़ी, और अभी ये वर्ल्ड नंबर 8 तक पहुंच गए हैं, पूरी दुनिया में 8वें नंबर के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं ये। और इससे पहले भी ये फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन साई प्रणीत से हार गए थे एक और सुपर सीरीज में। यानी इन्होंने 3 सुपर सीरीज के फाइनल तक पहुंचे और 2 जीत ली। एक इन्होंने इंडोनेशियन ओपन जीत लिया और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। इसके अलावा रेलवेज से न्यूज आई है काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप रेलवेज के अंदर सफर कर रहे हैं तो आप बहुत सारे वेरिफिकेशन है जो ले सकते हैं। आप अपना लाइसेंस कार्ड यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, आधार कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप इलेक्ट्रॉनिक आधार भी कर सकते हैं। तो ये रेलवेज ने कहा है इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड, अगर आपके मोबाइल फोन में आपका आधार कार्ड डाउनलोडेड है, वो भी अब काम करेगा आइडेंटिटी प्रूफ का। तो इससे अच्छा है, पेपर बचेगा। और एक और बात आपको बता देता हूं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने ये कहा है, देखिए भूटान और नेपाल ये 2 ऐसे देश हैं, यहां जाने के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास या तो पासपोर्ट होना चाहिए
या फिर आपके पास इलेक्शन कार्ड होना चाहिए। आधार आइडेंटिटी प्रूफ का काम नहीं करेगा, याद रखिए। भूटान और नेपाल में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आइडेंटिटी प्रूफ का काम नहीं करेगा। आपके पास या तो पासपोर्ट होना चाहिए या इलेक्शन कार्ड होना चाहिए, तभी आप वीजा फ्री ट्रैवल इन कंट्रीज में कर सकते हैं। अब रेलवेज के ऊपर आते हैं। देखिए जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी पे एक बहुत बड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा 2 या 3 दिन के अंदर, लेकिन अभी इस न्यूज़ को कवर करने के लिए बता देते हैं। जीएसटी के लिए एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट आया जो इतिहास में चौथी बार आया। पहले 1947 में आया था, जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच आपने सुनी होगी। 72 में आया जब 25 साल पूरे हुए, और फिर 1997 में आया जब 50 साल पूरे हो गए। तो रेलवेज ने इस बात का ध्यान रखा है कि जो लोग हैं वो परेशान ना हो, इसलिए जीएसटी का भार रेलवे पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन जो कोचेज हैं उनमें 0.5% का फर्क आएगा। और वो क्यों? क्योंकि रेलवेज को 5% के अंदर रखा है। जो एसी और एसी कोचेज हैं, फर्स्ट क्लास कोचेज हैं, 5%, और पहले लगता था 4.5% सर्विस टैक्स, तो सिर्फ 0.5% एक्स्ट्रा है। और जो मालगाड़ी होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होता है रेलवे से, उसमें 5% में रखा है उसे, पहले था 4.5%, और उसमें भी 0.5% का फर्क आएगा। यानी रेलवेज के ऊपर जो बर्डन है वो कम करने की यात्रियों पे पूरी कोशिश की गई है। और एक बात और याद रखिए, रेलवेज में बाकी चीज़ों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, स्लीपर से, सेकंड क्लास और चेयर कार और उन सबसे, तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप मूलभूत आवश्यकताएं या कृषि से होने वाले जो उत्पाद हैं, या मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स वगैरह आप ये ट्रांसपोर्ट करें, तो भी इन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है। तो रेलवेज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। फर्क सिर्फ 2 चीज़ों में आएगा। एक, जो जनरल गुड्स अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो 0.5% अब आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और अगर आप फर्स्ट क्लास और एसी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 0.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि 5% वाले ब्रैकेट में ये है, और पहले लगता था 4.5% सर्विस टैक्स। इसके अलावा हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसके मंत्री हैं हमारे वेंकैया नायडू, जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्टर भी हैं। तो उन्हीं के डिपार्टमेंट में नए सेक्रेटरी बने हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा। ये पहले टूरिज्म के अंदर सेक्रेटरी होते थे। और जो इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो हमारे बहुत बड़े 3500 किलोमीटर से ज़्यादा का जो बॉर्डर है हिमालयाज के अक्रॉस, बहुत ऊंची हाइट पे, 10,000 फीट, 15,000 फीट इतनी ऊंचाई पे जो हमारी रक्षा करती है, बॉर्डर की निगरानी करती है, उनके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं आर.के. पचनंदा। तो ये याद रखिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बारे में। इसके अलावा भारत ने थाईलैंड से एमओयू साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किन किन चीज़ों में? ड्रग्स के ऊपर किए हैं, नार्कोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। नार्कोटिक ड्रग होती हैं जो नशे की ड्रग्स होती हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, ओपिएट्स वगैरह होते हैं, उनके प्रिकर्सर होते हैं। केमिकल्स और ड्रग एब्यूज, यानी कि ड्रग्स लेना, ड्रग एडिक्शन, तो इनमें हम आपस में सहयोग करेंगे, यानी ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा एनडीएमए होता है जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। याद रखिए एनडीएमए का चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो अगर कोई पूछे एनडीएमए का चेयरमैन कौन है, एक्स ऑफिशियो प्रधानमंत्री। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट, यानी जो प्रधानमंत्री होगा ऑटोमेटिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वो चेयरमैन बन जाएगा। तो उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर एक मॉक एक्सरसाइज किया है अर्थक्वेक से रिलेटेड, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया दिल्ली में काफी भूकंप के झटके आए पिछले कुछ 6-7 महीनों में या 1 साल में। तो दिल्ली में हमें रेडी रहना चाहिए कि अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो हम कितने तैयार हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज और, कनाडा जो देश है उसको बने हुए 150 साल हो गए। इस उपलक्ष्य में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने कनाडा को बधाई दी। कनाडा जो है इस वक्त अमेरिका का काफी अच्छा दोस्त है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, राजधानी ओटावा है, और इसके प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। तो 150 साल पूरे हो गए कनाडा को बने हुए, 1 जुलाई 2017 को हो जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में हमने इनको बधाई दी। और दूसरी बात ये, 200 साल पूरे हो गए हैं बंगाली जो न्यूज़पेपर छपते हैं उसके, तो 200 साल के उपलक्ष्य में भी जो हमारे राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बधाई दी इनको, और ये इसके लिए एक सेरेमनी हुई थी। और उसमें प्रेसिडेंट ने ये कहा कि जो देश का पहला न्यूज़पेपर छपा था वो था बंगाल का हिक्कीज बंगाल गैजेट। ये कोलकाता में 1780 में छपा था, तो नाम याद रख सकते हैं, हिक्कीज बंगाल गैजेट। तो ये था आज का पीआईबी, और आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें और ज़्यादा न्यूज़ कवर करूंगा। तो एक मुझे कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है। सबसे पहले तो ये पूछनी है कि कितने मिनट का वीडियो होना चाहिए, कितना मिनट आप मुझे चाहते हैं कि मैं बनाऊं, 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 50, या आप चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट बनाऊं चाहे 60 मिनट का क्यों ना हो जाए। क्योंकि आज मैंने बहुत कोशिश ये की कि वीडियो 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, क्योंकि ऐसे मुझे निर्देश दिए गए थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं वीडियो लंबे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कई न्यूज़ मैंने आज छोड़ दी। दूसरी बात, आप चाहते हैं अगर मैं एमसीक्यू भी डालूं तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनको मैं बहुत सीरियसली लूंगा। और कल का जो वीडियो आएगा मेरा, कल संडे तो कल मैं देखूंगा, कल 99% तो वीडियो आएगा। वो न्यूज़ पे डिपेंड करता है, अगर न्यूज़ ज़्यादा हुई तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो आज 1 जुलाई की जो न्यूज़ है वो थी, तो मैं कल जरूर बनाऊंगा। संडे भी है तो कोई बात नहीं, 9 बजे शार्प ये वीडियो आ जाया करेगा आपके पास। तो जो भी सुझाव है आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।